बहुत स्वागत, आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ, हमारे मेहमान हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, विनोद अग्निहोत्री जी और समीर चौगांवकर जी। आइए बात करते हैं राहुल गांधी को लेकर क्या नई कंट्रोवर्सी हो गई और मामला बहुत बड़ा बन गया। राहुल गांधी थे पंजाब के दौरे पर, तो पहली तो ये बात हुई कि अब उनको समय मिला पंजाब जाने का जब बाढ़ भी उतर गई। एनीवे, वो बाढ़ प्रभावित इलाकों में जा रहे थे। अब इसी क्रम में वो चलते हुए पंजाब के दीनानगर तक गए। आगे गुरदासपुर में रावी नदी है, रावी नदी के पास बसे हुए गांवों से, गांव के लोगों से वो मिलने के लिए जाना चाहते थे। तो नदी बीच में, उसके पार गांव थे, 7 गांव बताया जा रहा है वहां थे, और वहीं लगती है पाकिस्तान से सीमा भी, सीमावर्ती इलाका था। पुलिस के अधिकारियों ने उनको मना कर दिया, साहब इससे आगे आपको हम नहीं जाने। गांव में जाने के लिए फिर राहुल गांधी और पुलिस अधिकारियों के बीच में बहस होने लगी। बहस के दौरान राहुल गांधी ने मौके पर मौजूद पुलिस कर्मियों से पूछा कि भाई उन्हें क्यों रोक रहे हैं आप, मुझे क्यों रोक रहे हैं। तो अधिकारियों ने उनको समझाया कि आपकी सुरक्षा का मामला है, उन्हीं की सुरक्षा का हवाला दिया। लेकिन राहुल गांधी अब जिद पर आ गए थे कि मैं उस पार जाऊंगा और गांव के लोगों से मैं मिलूंगा। फिर उन्होंने ये भी कहा कि मैं लोकसभा में विपक्ष का नेता हूं, मैं लीडर ऑफ अपोजिशन हूं। आप ये कह रहे हैं कि आप लोग, मतलब पंजाब पुलिस, मुझे हिंदुस्तान में सुरक्षा नहीं दे सकती, तो मेरी सुरक्षा का मामला आप कैसे बता रहे हैं। तो उन्होंने कहा नहीं सर, हम सुरक्षा आपको दे रहे हैं, आपकी सुरक्षा में ही लगे हुए हैं, लेकिन हमारा फर्ज है आपको बताना कि आगे खतरा हो सकता है, वहां पाकिस्तान की सीमा लगी हुई है, इसीलिए हम आपको मना कर रहे हैं। खैर एनीवे, राहुल गांधी बहुत ज्यादा इस मामले में अड़ गए कि नहीं जाऊंगा तो मैं जरूर। उन्होंने नाव मांगी कि मुझे नाव दीजिए, मैं नाव क्रॉस करूंगा। पुलिस ने मना कर दिया, सर वी कैन नॉट प्रोवाइड इट। राहुल गांधी ने कहा मैं तैर के चला जाऊंगा। हालत खराब, क्या करें इसके आगे। अब जो अखबारों में छपा हुआ है मैं वो कह रहा हूं आपको। मामला इतना बढ़ गया कि फिर ये मामला पहुंचा होम मिनिस्टर तक कि साहब, ऑब्वियसली पंजाब सरकार है, वहां पे पंजाब पुलिस ने बताया होगा अपने सुपीरियर्स को। अब उनको लगा कि कौन समझा सकता है इनको। अब कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की शायद सीधी बात होती नहीं होगी, तो बात हो, अभी होम मिनिस्टर को बताओ कि लीडर ऑफ अपोजिशन यहाँ पंजाब सीमा पर जाना, पाकिस्तान सीमा पर जाना चाह रहे हैं। खबरें जो छपी हैं वो ये कहती हैं कि फोन गया होम मिनिस्टर को, होम मिनिस्टर ने कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे को फोन किया, साहब आप समझाओ राहुल गांधी जी को कि ये सुरक्षा की बात है और कोई इशू नहीं है। तो खबरों के मुताबिक फिर खड़गे जी ने राहुल जी को फोन किया और उसके बाद जाकर के राहुल गांधी ने अपनी ये जिद छोड़ी। अब इसमें 2-3 बातें, इतनी जिद सुरक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर के कि मतलब आपको भरोसा ही नहीं था कि ये पुलिस वाले मुझे वाकई मेरी सुरक्षा की वजह से नहीं जाने दे रहे हैं। ऐसा क्यों? पुलिस को और क्या वजह हो सकती है, या पंजाब सरकार को क्या मिल जाएगा राहुल गांधी को नदी नहीं पार कराने से? कुछ और, वो दौरे पर तो आए हुए हैं, वो 10 लोगों से और मिल लेते तो सरकार का क्या चला जाता, कोई वजह होगी। लेकिन राहुल गांधी ने वो वजह नहीं समझी। ये उस मामले में बात सामने आ रही है। और फिर होम मिनिस्टर का खड़गे जी को जो है वो फोन करना। सर कुछ लगी बात आपको अटपटी सी है? नहीं, इसमें अटपटी मुझे इसलिए नहीं लगी कि राहुल गांधी का जो स्वभाव है। एक बार सॉरी सर, सुनवा दूं मैं प्लीज ये बातचीत? हाँ, ये सुनवा दीजिए ना जो चल रहा था वहां पे। इंडियन टेरिटरी में लीडर ऑफ ऑपोजिशन कैन नॉट गो बिकॉज पंजाब पुलिस कैन नॉट प्रोटेक्ट हिम। नो सर, पहले सुबह वोट रोकी उन्होंने। आप कह रहे हो लीडर ऑफ ऑपोजिशन इंडिया की टेरिटरी में क्योंकि आप लोग इसको प्रोटेक्ट नहीं कर सकते हो, वही कह रहे हो। आदित्य जी साहब का एक ही गल है, नहीं We'll just go there on the shore. इस कारण की वजह से मैं राहुल जी को जाने नहीं दे सकता। बस तो हम फिर ठीक है, फिर हम अपना डिसीजन ले लेते हैं। नहीं देंगे तो फिर हमें जाना पड़ेगा। आप दे दो, नहीं आप दे दो, लिख के दे दो। वहाँ जाने की क्या प्रॉब्लम? नहीं चलो ठीक है, लिख के दे दें। वो लोग वहाँ से आ सकते हैं, आ सकते हैं, तो उनको तो ले आओ। जिद क्यों सर? नहीं, जिद नहीं, देखिए अब वो गए, मिलना चाहते थे उनको, उन्होंने ये भी कहा कि उनको उन्हीं लोगों को वहाँ से ले आओ अगर ला सकते हो तो। देखिए 2 चीज़ें होती हैं इसमें। एक तो स्थानीय स्तर पर जो अधिकारी होते हैं वो अपने विवेक से फैसला लेते हैं कि भाई कहाँ तक जाने देना, कहाँ तक नहीं जाने देना।
दूसरा, उच्च स्तर से भी ये आदेश होता है कि भाई इनको इसके आगे से मत जाने देना। अक्सर आप देखते हैं दंगाग्रस्त इलाकों में नेता लोग जाना चाहते हैं तो रोक दिया जाता है, गाजियाबाद पे रोक दिया जाता है अगर संभल कोई जा रहा है, तो ये सामान्य प्रैक्टिस है। बाढ़ पीड़ित इलाका है, आम आदमी पार्टी की सरकार है पंजाब में, केंद्र में बीजेपी की सरकार है, राहुल गांधी वहाँ अपनी उपस्थिति दर्ज कराना चाहते हैं कि भाई हमारे यहाँ तक आखिरी छोर तक गए, लेकिन जब उनको नहीं जाने दिया जा रहा तो उनको लग रहा होगा कि ये सरकार की तरफ से रोका जा रहा है, अधिकारी अपनी चिंताएं जाहिर कर रहे हैं, और ये होता है कि अक्सर इस तरह की नोकझोंक हम देखते हैं तमाम सारे मामलों में। लेकिन व्यवस्थाएं हो भी सकती हैं, हालांकि वो सेंसिटिव क्षेत्र है, क्योंकि वहाँ शेलिंग वेलिंग भी अक्सर कई बार हो जाती है, क्योंकि बिल्कुल सीमावर्ती क्षेत्र है, तो वो भी एक कारण है। लेकिन जैसे राहुल गांधी, आपको याद होगा, मणिपुर गए थे, तो मणिपुर में पहले था कि इम्फाल के आगे नहीं जाने दिया जाएगा, फिर वो चूड़ा चांदपुर तक गए थे, होम मिनिस्ट्री ने फिर बात की और पूरी व्यवस्था हुई और कुछ उनका रूट बदला गया, सारी चीज़ें हुई और भेजा गया। तो ये निर्भर करता है, सरकार सारी स्थिति का समीक्षा करके कहाँ तक भेजा जा सकता है। और यहाँ मुझे एक महत्वपूर्ण बात है, जो अक्सर माना जाता है कि कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी की चलती है, लेकिन यहाँ ये साबित हो गया कि खड़गे साहब की चलती है। राहुल गांधी उनकी बात मान गए और लौट आए, तो इसका मतलब खड़गे साहब जिद तोड़वा दी सर, जिद तोड़वा दी, तो इसका मतलब खड़गे साहब की का प्रभाव पार्टी पर है। अध्यक्ष अब मुझे अब खड़गे साहब ने कैसे मनाया ये नहीं हम जानते, कैसे लेकिन मनाया तो किस टोन में मनाया ये भी नहीं जानते, ये खबर में नहीं लिखा है। लेकिन सर ये कोई दंगा प्रभावित क्षेत्र नहीं था, कोई मणिपुर जैसे हालात नहीं थे, यहाँ पर बाढ़ ग्रस्त इलाका है, इतना कोई कह दे पुलिस वाला साहब पाकिस्तान की सीमा लगती है, सेंसिटिव एरिया, नहीं जाने दे सकते, इस पर अड़ जाना। जेड प्लस सिक्योरिटी के लोग जो होते हैं, प्रोटेक्टिव जो होते हैं, सिक्योरिटी प्रोटेक्टिव, उनको बहुत सीरियसली बिहेव करना चाहिए। ये सीरियस इशू है, मतलब ये कोई पॉलिटिकल इशू नहीं है। और मान लीजिए वहाँ चले जाते तो कोई क्रांति हो जाती। एग्जैक्टली ऐसा भी नहीं हो रहा ना कि भाई रोक कर किसी को क्या मिल जाता, कुछ भी नहीं मिल रहा, कोई फायदा नहीं हो रहा। वहाँ पर लोकल सरकार पंजाब गवर्नमेंट की है, सिक्योरिटी वहाँ पर है। और अभी तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये बिहेवियर एक सिक्योरिटी प्रोटेक्टिव के लिए ठीक नहीं है। अभी पिछले दिनों आई कि वो 117 बार, कितनी बार, 113 बार उन्होंने उसको सीआरपीएफ ने बताया कि इन्होंने प्रोटोकॉल तोड़ा। और भारत होम मिनिस्टर ने कहा कि भी हमें चिंता है। इसे भी आप इमेच्योर बिहेवियर कहेंगे? कह रहा हूँ ये होना नहीं चाहिए। अब उसको शब्द क्या आप देना चाहते हैं, नहीं देना चाहते। और इसमें खड़गे साहब तक बात जाने की, जब होम मिनिस्टर ने भी कह दी, होम मिनिस्टर को कहने के बाद भी, या मैं तो समझता हूँ जो सिक्योरिटी के जो भी ऑफिसर्स होते हैं नॉर्मल, और मैंने बहुत बार देखा क्योंकि हम लोग सिक्योरिटी प्रोटेक्टिव के साथ भी बहुत बार ट्रैवल करते हैं, तो कह देते हैं कई बार कि सर अब यहाँ से नहीं जाना है आपको, तो नहीं जाते हैं आमतौर पर। और कई बार ऐसा लगता है कि पॉलिटिक्स की वजह से नहीं जाने दे रहे, तो वो अलग इशू। यहाँ तो कोई मुझे ऐसा इशू नहीं लग ही नहीं रहा था जिस पर किया और फिर मामला जो है। और उनको बार बार मैं कहता हूँ कि गांधी फैमिली के लिए सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स और वो थोड़ा सा सेंसिटिव इशू है, तो उस पर ध्यान रखना चाहिए। त्रिपाठी जी कैसे देख रहे हैं पूरे मामले को? पॉलिटिक्स को अलग छोड़ दिए। पूरी बात विजय जी ने कही दी, लेकिन बस इसमें मुझे एक ही लाइन है जो बार बार परेशान कर रही है कि नेता प्रतिपक्ष कहे कि ऐसा है कि मैं तैर के चला जाऊंगा। अब हालांकि वो तैर के जा पाते कि न जा पाते, कोई भी नदी पार कर जाएंगे राहुल गांधी, मुझे लगता नहीं है। लेकिन क्या ये अतिरेकी बयान नेता प्रतिपक्ष को देना चाहिए? सवाल यहां ये पूरी जो बातचीत हो सब आप निकाल दीजिए। ठीक है, हमारी इच्छा थी, हम जाना चाहते हैं, हमने पुलिस से कहा, एसएसपी ने या पुलिस का जो भी अधिकारी था उसने कहा कि सर ये मुश्किलें हैं, फिर भी हमने कहा कि हमको जाना है। लेकिन थोड़ी देर बाद जब वो समझाते हैं कि ये इश्यू है और कभी ऐसा नहीं होता है, हम ये तो राहुल गांधी तो बहुत बड़े नेता हैं देश के, सामान्य अगर प्रतिनिधि मंडल विपक्षी पार्टियों का जाता है जिनमें सिर्फ सांसद हों या विधायक हों, तो भी जो अधिकारी होते हैं वो हाथ जोड़ के ही सारी बात बता रहे होते हैं। मैंने कम से कम 10 ऐसे उदाहरण देखे बंगाल के पिछली बार के और जितने सारे हुए वो थे, सुनते हैं, वो उनको थोड़ी देर बाद समझ में आ जाता है कि भाई ठीक है, हमें अपना राजनीतिक विरोध करना था, हमने कर लिया, मैसेजिंग हो गई, मीडिया में चला गया, अब हम लौट जाते हैं। लेकिन अगर कोई नेता प्रतिपक्ष कहे कि हम नदी में कूद के चले जाएंगे, अब उसके बाद शब्द तो मुझे नहीं समझ में आता है। मैं बस यही कहूंगा कि ईश्वर राहुल जी को उनके मन का करने की कभी तो अवस्था दे, कब तक ऐसे रहेंगे? ठीक है, इस तरह से एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा, बिल्कुल ऐसा ही पंजाब का ही मामला था। प्रधानमंत्री जी गए थे, बठिंडा की रैली थी, चुनाव से विधानसभा पहले, मौसम खराब हुआ, हेलीकॉप्टर की अनुमति नहीं मिल रही थी, उन्होंने कहा मैं रोड से जाऊंगा। डीजीपी ने कहा कि साहब रोड से अभी एएसएल वगैरह नहीं हुई है, खतरा होगा, लेकिन वो गए और फिर रास्ते से लौट के आए जब वहाँ भीड़ आ गई थी वहाँ पर। और उसके बाद उन्होंने जब बयान दिया था कि मुख्यमंत्री जी कह देना मैं सफल जीवित वापस आ गया, गए थे वो रोड से, जबकि मना किया गया था कि रोड से मत जाइए। तो कई बार इस तरह की स्थितियां उत्पन्न होती हैं। समीर जी कुछ ऐड करेंगे इसमें? देखिए, लगता है राहुल गांधी के साथ, जब राहुल गांधी वहां पर थे तो उस समय तो राहुल गांधी के सीनियर लीडर साथ में थे। वहां पर भूपेश बघेल थे जो पंजाब के प्रभारी है, उनके राजा वड़िंग जो प्रदेश अध्यक्ष सांसद वो साथ में थे, प्रताप राव बाजवा जो विपक्ष के नेता वहां पर वो साथ में थे, पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत चन्नी साथ में थे, कई सांसद थे।
क्या उन्होंने राहुल गांधी को रोकने की उनकी तो जिम्मेदारी बनती है ना कि वो राहुल गांधी को समझाते। राहुल गांधी से ज्यादा तो पंजाब को वो जानते हैं, वहां के चन्नी जानते हैं, प्रताप बाजवा जानते हैं, वहां पर राजा वड़िंग जानते हैं। उनको बोलना चाहिए था राहुल गांधी को कि सर ये ठीक बोल रहे हैं, वो रिस्की एरिया, वहां मत जाइए, आप यहाँ से वापिस चलते हैं। वो राहुल गांधी का साथ दे रहे कि नहीं हमारे नेता को वहां पे जाने दीजिए, विपक्ष के नेता को जाने का अधिकार क्या नहीं है। तो उन्हें भी उतनी चिंता होना चाहिए थी। अगर पुलिस से चिंता कर रही है तो मुझे लगता है कि इन लोगों ने पंजाब को ज्यादा बेहतर समझते हैं राहुल गांधी से, भूपेश बघेल से। तो वहां के स्थानीय सांसद और कांग्रेस राहुल गांधी के इस बिहेवियर पर आपको क्या कहना है? नहीं, मुझे लगता है एक्सट्रीम कि बिहेवियर था ये, मतलब मैच्योर बिहेवियर तो नहीं था। अगर आप ये कहो कि मैं तैर के चला जाऊंगा तब अड़ गई मुझे जाना है, भाई आप एक दो बार कहते हैं कि मैं जाना चाहता हूं, लेकिन जब आपको जब वहां के अधिकारी बता रहे हैं कि वहां रिस्क है, आपको नहीं भेजा सकता, तो आप लौट आते। आप ये कहते हैं कि मैं तैर के जाऊंगा, आप धक्का मुक्की करने की स्टेज पे जाने की स्थिति की तरफ बढ़ रही है, ठीक नहीं मुझे लगता है। राहुल गांधी को इससे बचना चाहिए। अब एक और नेता मंत्री, ब्लू बुक में कहा गया है कि सिक्योरिटी में ऑन स्पॉट ऑफिसर जो है ना वो फाइनल वर्ड है। ओके, जैसे हमारे यहाँ स्टूडियो में होता है कि प्रोड्यूसर जो पीसीआर में बैठा है उसका फाइनल वर्ड है, तो ब्रेक लेना है तो ब्रेक लो। लेना है तो लेकिन आप तो नहीं मानते। अरे आगे सर फिर ब्रेक का समय हो जाएगी। आगे इसी से जुड़ी खबर है, मतलब ऐसे ही मामला सा है। केंद्र के मंत्री बीजेपी के नेता सुकांत मजूमदार प्राइम मिनिस्टर पश्चिम बंगाल गए हुए थे, तो ये भी थे वहां पर। अब एयरपोर्ट पर जब मोदी जी वापस जाने के लिए आए तो ये भी पीछे पीछे आए। अब इनका कहना यह है कि इन्होंने मतलब जो प्रोटोकॉल होता है वो इनको नहीं दिया गया, वो सम्मान इनको नहीं दिया गया। एयरपोर्ट पर बैरिकेड लगाकर इनको रोक दिया गया कि आप आगे नहीं जाएंगे यहां से। तभी उसी जब ये खड़े हुए जब इनको रोका, उसी वक्त बंगाल सरकार की एक मंत्री वो आई वहां पर और उनको वीवीआईपी गेट तक जाने की इजाजत दे दी गई। इस पर सुकांत मजूमदार ने नाराज होकर लोकसभा अध्यक्ष को चिट्ठी लिखी है और उन्हें बताया कि कल जब वो प्राइम मिनिस्टर मोदी को छोड़ने एयरपोर्ट जा रहे थे तो उन्हें बंगाल पुलिस ने नहीं जाने दिया और बंगाल सरकार की मंत्री सुजीत बोस को पुलिस वालों ने रोका नहीं, उनको आगे जाने दिया वीवीआईपी गेट तक। और ये एक सांसद का विशेषाधिकार का घोर उल्लंघन है। जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। আমার জন্য গাড়ি বাইরে রাখার হয় তাহলে রাজ্যের মন্ত্রীর জন্য গাড়ি বাইরে রাখা হয়। যদি মুখ্যমন্ত্রী আসতেন তাহলে না আমি ভাবতাম যে হ্যাঁ মুখ্যমন্ত্রী স্বাভাবিকভাবে তিনি আমাদের অনেক উপরে অবস্থান করেন, হায়ারার্কি অনুসারে তার গাড়ি আলাদাভাবে ঢুকতেই পারে, কিন্তু রাজ্যের একজন মন্ত্রীর গাড়ি যদি এখানে ঢুকতে পারে কেন্দ্রেরও যে কোনো মন্ত্রীর গাড়ি এখানে ঢুকতে দিতে হবে। যদি দিয়ে না থাকেন আপনি প্রিভিলেজকে ব্রিচ করেছেন, যে অফিসার আছে তাকে আপনাদের মাধ্যমে আমি বলে দিচ্ছি পারলে কোর্টে যান, যেখানে যান আমি দাগ করাবো, দিল্লিতে गए कान धरे उठबोस करा। अब यहां कम से कम सुकांत मजूमदार मान तो गए। उनको ज्यादा बुरा ये लगा कि मुझे रोक रहे हैं और वो बंगाल सरकार की मंत्री आई और उनको जाने दिया गया। मैं भी तो केंद्र में मिनिस्टर हूं। उनको ज्यादा बुरा यही लगा था। हाँ। कि वो प्रोटोकॉल में और वो जो वहां पर वो पुलिस के मतलब ऐसे कोई बहुत सीनियर रैंक के ऑफिसर भी नहीं थे, सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल ही थे शायद, उन्होंने रोक दिया उनको। कह रहे इन्होंने वहां सीन क्रिएट नहीं किया, लेकिन ये बयान तो इन्होंने दिए। त्रिपाठी जी कुछ है राहुल गांधी जैसा मामला? नहीं वैसा तो बिल्कुल नहीं। ये देखिए राजनीतिक इज्जत वाला मसला है और ठीक बात है भाई, केंद्रीय मंत्री हैं आप और आपको विशेष जो अधिकार मिले हुए हैं और है कई सांसदों को ये अधिकार है कि आप के साथ प्रोटोकॉल में तो ये होता ही नाम है, होगा मतलब कि वो नहीं होता है, लेकिन अगर आपको नहीं जाने दिया चलो तब भी ठीक था, रुक गए आप चुपचाप, लेकिन पता चला वहां के मंत्री जी निकल गए तो समर्थक तो कहेंगे भैया तुम्हारी क्या हैसियत पुलिस वाला तो वहां के मंत्री को पहचानता है ना। नहीं लेकिन केंद्रीय मंत्री हैं तो प्रोटोकॉल है ना। ये भी वहीं के हैं, बंगाल के। बंगाली हैं। अब वही नाराजगी है उनकी। एक और आपको बताता हूं बयान राजनीति में आजकल जो खूब छाया हुआ है। बीजेपी में उनको अध्यक्ष भी नहीं मान रहे लोग, बहुत मतलब नहीं, अब थोड़ी अध्यक्ष है। नहीं अध्यक्ष तो हैं, पार्टी में बहुत सारे लोग नहीं मान रहे। नहीं ये अध्यक्ष नहीं है बीजेपी के, बदल गए ना। सुकांत मजूमदार अभी बदला। अब तो वो नए आ गए, कहना जब थे तब भी नहीं माना। तब भी नहीं महाराष्ट्र के चाणक्य कहे जाने वाले शरद पवार ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को एक चेतावनी दी है। चेतावनी दी है नेपाल वाली कि नेपाल में देख लो देवा भाव क्या हो रहा है। किसानों के मुद्दे पर बोल रहे थे शरद पवार और उन्होंने कहा कि देवा भाव मतलब देवेंद्र फडणवीस, देश के आसपास देखिए क्या हो रहा है। नेपाल में सरकार चली गई, राज करने वाले चले गए, इससे मुख्यमंत्री को सीखना चाहिए। शरद पवार की इस बात पर काफ़ी कंट्रोवर्सी है और ये बात वो कह रहे थे किसान जन आक्रोश रैली के दौरान, और वो ये कह रहे थे कि इतने आत्महत्याएं कर रहे हैं किसान, सरकार क्या कर रही है इस पर? सांगू इच्छितो देवा भावना माझी विनंती आहे, आजूबाजूला बघा हिंदुस्थानच्या काय घडतंय ते। नेपाळमध्ये गेल्या 8 दिवसात काय घडले, राज्यकर्ते गेले, एक भगिनी आली तिच्या हातात राज्य दिले गेले, आणखीन काय झालं मी त्याच्या खोलात जाऊ इच्छित नाही।
अच्छा, ये मतलब क्योंकि देवेंद्र फडणवीस सरकार तो अभी अभी बनी है, बिल्कुल, अब इतनी बहुमत की सरकार है, उनको नेपाल जैसी चेतावनी देना तो ये कुछ समझ में नहीं आया। देखिए शरद पवार ये पहली बार नहीं कि इस तरह की चेतावनी दे रहे हैं। अभी 2 दिन पहले उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया था कि जिस तरीके से मराठा आरक्षण को दिया है और ओबीसी को जिस तरीके से नजरअंदाज किया गया है, उनका ये कहना था। तो उनका कहना था कि भाई अभी महाराष्ट्र के अंदर ओबीसी भी इस तरह के सड़कों पर उतरेंगे और अपना जो अधिकार लेकर मराठा समाज को दिया जा रहा है उसके खिलाफ आंदोलन हो सकता है। तो अब तो शरद पवार जानते हैं कि राजनीतिक रूप से बहुत ज़्यादा प्रासंगिक है नहीं महाराष्ट्र की राजनीति में, तो कैसे देवेंद्र फडणवीस की सरकार को जो इतना बेहतर काम कर रही है कैसे अपदस्थ किया जाए। अब उनके भतीजे भी पार्टी लेकर चले गए, उनके भतीजे वहाँ उप मुख्यमंत्री बन गए। तो अब शरद पवार को लग रहा है कि भाई इसके आड़ में अब किसानों की आक्रोश रैली में मैं देवेंद्र फडणवीस को चुनौती देता हूं या बताने की कोशिश करता हूं कि भाई किसान लगातार विदर्भ में आत्महत्या कर रहे हैं, तो किसान भी सड़कों पर उतरेंगे और अब ओबीसी भी सड़कों पर उतरने वाले हैं। इन्हीं की पार्टी के एक बड़े ओबीसी नेता पूरे प्रदेश के अंदर ओबीसी को इकट्ठा कर रहे हैं और अगले 15 तारीख को अगले 20 तारीख को वहां पर महाराष्ट्र के अंदर ओबीसी की रैली होने वाली है। धनगर समाज को इकट्ठा किया जा रहा है कि भाई मराठा को आरक्षण दिया गया है। तो अब ये विपक्ष की भूमिका एक आक्रोश पैदा करें निश्चित रूप से सरकारों कोशिश की जा रही है। देश के लोगों को जानना चाहिए, इस देश में आज तक सबसे लंबे समय तक यानी पूरे 10 साल कोई कृषि मंत्री रहा है तो वो है श्रीमान शरद पवार, और इनके कृषि मंत्री किसानों की आत्महत्या सर्वाधिक थी, ये जानना बहुत जरूरी है। और जब आप बार बार ये कहते हैं तो अभी विजय जी भी कह रहे थे कि टाइम मशीन में थोड़ा पीछे चल रहा मामला, अब कहाँ चाणक्य नहीं है, गलत बोल दिया मैंने सर। तथ्य कितने जिले की पार्टी है? भाई मुझे लगा मोदी जी जिसको गुरु मानते हैं वो चाणक्य तो हो सकता कहलाया जा सकता है। नहीं, मोदी जी सम्मान दें अच्छी बात है, लेकिन कई बार तो मतलब गुरु ठीक है। आगे सर खबर मैं आप दोनों की राय चाहूंगा, इंपॉर्टेंट खबर है। आज भारत में अमेरिकी प्रतिनिधि मंडल आया हुआ है ट्रेड डील पर बात करने के लिए, और लेकिन 5 दौर की जो औपचारिक बातचीत हुई, इसको छठा दौर माना नहीं जा रहा उस बातचीत का। ये बेसिकली अगले राउंड ऑफ टॉक्स के लिए एक माहौल बनाने के लिए वो लोग आए। तो 2 लोग वहां से हैं, 2 लोग हमारे लोग मिलेंगे और वो बात करेंगे। हमारे कॉमर्स मिनिस्ट्री के एक स्पेशल सेक्रेटरी हैं, वो हैं, और उनकी तरफ से उनके प्रतिनिधि मंडल के सीनियर मेंबर हैं, वो आए हुए हैं। अब ये किस माहौल में हुआ? जब ट्रंप ने खुद ये कहा कि उन्हें उम्मीद है कि ट्रेड डील होगी, मोदी को दोस्त बताया, भारत को महान देश बताया और कहा कि हमारी बातचीत हो रही है। मोदी जी ने 2 बार रेसिप्रोकेट किया ट्रंप की बात को, तो अब एक पॉजिटिव माहौल बन रहा है। तो एक तरफ तो ये हो रहा है, तो क्या ट्रेड डील इस साल के अंत तक हो जाएगी? कल भी हमने चर्चा की थी कि जो सर्जियो गोर हैं भारत में जो राजदूत बनेंगे, वो उन्होंने कहा कि ट्रंप भारत भी इस साल आ भी सकते हैं क्वाड समिट के लिए, तो ये तो हुई पॉजिटिव डेवलपमेंट। लेकिन दूसरी तरफ जिसको इन्होंने छोड़ा हुआ है भारत के खिलाफ बोलने के लिए, वो पीटर नवारो, वो इनका ट्रेड डील का वो ट्रेड एडवाइजर है। अब वो कुछ भी बोलते हैं। एक बार उन्होंने पिशाच कह दिया था, ये ब्रिक्स वाले तो पिशाच हैं। अब उन्होंने भारत को डाकू कहा है। ये डाकू हैं। डाकू क्यों है? क्योंकि ये हमसे बिजनेस करते हैं तो हमसे पैसा कमाते हैं, फिर उस पैसे से रूस का तेल खरीदते हैं, फिर वो पैसा जाता है पुतिन के पास, पुतिन हथियार खरीदता है, वो यूक्रेनियों को मारता है, फिर यूक्रेन को बचाने के लिए हमको पैसा देना पड़ता है यूक्रेन को। तो बेसिकली हमें लूट रहा है भारत, ये उनका आर्ग्यूमेंट था। तो ट्रंप तो करे ट्रेड डील और उनका एडवाइजर बताया हमको डाकू। ये कैसा दोहरा रवैया है सर? पूरे दोहरा रवैया है भाई। अगर भारत को आप डाकू कह रहे हैं तो दुनिया के कौन सा ऐसा देश है जहां आपकी अमेरिका ने सेनाएं नहीं भेजी अपनी? ग्रेनाडा में तो, चिली में तो, अफगानिस्तान में तो, कहाँ कौन सी ऐसी जगह है बताइए? इराक को आपने जो बर्बाद कर दिया खाली ये कहने पर कि वहाँ जो है केमिकल हथियार हैं जो एक नहीं मिला है। लीबिया को आप देख लीजिए, सीरिया को देख लीजिए, और गाजा में क्या हो रहा है उसके पीछे आप खड़े हुए हैं। और भारत को डाकू बता रहे हैं जिसने जो है कभी किसी दूसरे देश की 1 इंच जमीन अपने पास नहीं रखी और ना किसी। रही बात ट्रेड डील की, तो ट्रेड डील से भाई व्यापार होता है तो दोनों को फायदा होता है। आप दुकान से सामान लेते हैं तो आपको सामान मिलता है, दुकानदार को मुनाफा मिलता है। सर ब्रेक का समय हो गया, लेकिन आपके लिए ये पॉजिटिव डेवलपमेंट्स मैटर करती हैं ज्यादा या ये बयान इसके नेगेटिव? ट्रेड डील और डिप्लोमेसी में ये बयानों से कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे लग रहा है पॉजिटिव साइड में हम चल रहे हैं। अच्छा ठीक है, अमेरिका के साथ डील हो जाएगी, ब्रेंडन लिंच के साथ जो बातचीत होगी कॉमर्स मिनिस्ट्री के साथ, तो अब ट्रेड पर आगे बढ़ जाएंगे। सर ये अच्छी बात है।